तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग राष्ट्रीय आय का पार्ट 3 देखने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 वीडियो में राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी, उसके बाद सरकार के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मूल्य, फिर हम लोग आधार वर्ष क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, बेसिक प्राइस क्या होता है, इन सभी के बारे में जाना। फिर हम लोगों ने कांस्टेंट प्राइस और आपका करंट प्राइस के भी बारे में जाने। उसके बाद हम लोग उत्पादन क्या होता है, उत्पादन किसे कहते हैं, उत्पादन के कारक, भूमि, श्रम, पूंजी, इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ें। आज हम लोग राष्ट्रीय आय के घटक के बारे में पढ़ेंगे। तो मेनली आपको सिलेबस में दिया भी हुआ है, आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आय के कुछ 4-5 घटक होते हैं, जैसे कि आपका जीएनपी है, एनएनपी है, जीडीपी है और आपका एनडीपी है। इसके अलावा अन्य घटक भी होते हैं, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहला जो फैक्टर है आपका जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसकी चर्चा करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो जीएनपी होता है इसका संबंध उत्पादन क्या से नहीं बल्कि उत्पादन कौन कर रहा है इससे संबंधित होता है। जैसे कि हमारे देश में क्या उत्पादन हो रहा है, कितना उत्पादन हो रहा है, इससे तो जीडीपी संबंधित होता है, लेकिन कौन उत्पादन कर रहा है हमारे देश में, ये होता है जीएनपी से संबंधित। ठीक है ना। अगर इसको लैंग्वेज के फॉर्म में पढ़े हम लोग तो इसको कहेंगे कि डोमेस्टिक बाउंड्री यानी कि जो घरेलू सीमा होता है, तो घरेलू सीमा के भीतर ओनली यहाँ के रेसिडेंट यानी कि यहाँ के निवासियों के द्वारा जो उत्पादित फाइनल गुड्स और सर्विसेज होती है, जो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं होती हैं, उनको ऐड किया जाता है जीएनपी में एक फाइनेंशियल ईयर के भीतर। ठीक है ना। इसमें इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है, केवल और केवल इसमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को शामिल किया जाता है। आपको एक टर्म याद रखना होगा W4 का कॉन्सेप्ट, कि व्हाट प्रोड्यूस, व्हेन प्रोड्यूस, हु प्रोड्यूस और वेयर प्रोड्यूस, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ होता है, आर्थिक समृद्धि होता है, ये किसके द्वारा मापा जाता है। तो ये आपके नेशनल इनकम या फिर इसके कंपोनेंट्स यानी इसके घटक के द्वारा ये मापा जाता है। 4W का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, व्हाट प्रोड्यूस, व्हेन प्रोड्यूस, हु प्रोड्यूस, वेयर प्रोड्यूस। तो व्हाट प्रोड्यूस मतलब क्या उत्पादित हो रहा है, तो गुड्स एंड सर्विसेज उत्पादित हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। व्हेन प्रोड्यूस कब ये उत्पादित हो रही है, तो वो एक फाइनेंशियल ईयर के भीतर हो रहा है, एक वित्तीय वर्ष में। अब लिखा जाएगा हु प्रोड्यूस, तो निवासी और गैर निवासी दोनों कर रहे हैं। वेयर प्रोड्यूस तो कहाँ हो रहा है, तो आपका मतलब कि जो डोमेस्टिक है, मतलब कि आपका जो घरेलू सीमा है, डोमेस्टिक जो बाउंड्री है उसके भीतर हो रहा है, ये है ना। आप एक याद रखिएगा इसको लैंग्वेज के फॉर्म में, कि एक वित्तीय वर्ष में केवल निवासियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को ही जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। और ये केवल और केवल कौन उत्पादित कर रहा है इससे संबंधित होती है, ना कि क्या उत्पादित हो रहा है। ठीक है ना। आगे देखिए, अभी हम आपको बताए थे पिछले क्लास में ही कि 3 तरह के मूल्य होते हैं, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस और आपका बेसिक प्राइस। तो जीएनपी का जो गणना होता है यानी काउंटिंग होता है, काउंटिंग ऑफ जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको 2 कीमत पे करते हैं। कीमत बोले तो 2 प्राइसेस पे किया जाता है। पहला है आपका लागत मूल्य पर जीएनपी की गणना और दूसरा है आपका बाजार मूल्य पर जीएनपी की गणना। तो लागत मूल्य यानी कि फैक्टर कॉस्ट पे जीएनपी को भी काउंट किया जाता है और आपका मार्केट प्राइस पे जीएनपी को काउंट किया जाता है। याद रखिएगा कि बेसिक प्राइस पे जीएनपी का काउंट नहीं किया जाता है, इसको आप याद ही रख लीजिएगा। ठीक है ना। आगे देखिए, तो जो पहला है आपका लागत मूल्य पर जीएनपी की गणना कैसे होता है वो देखिए। जब जीएनपी गणना में उत्पादन के साधन 4 बताए थे, भूमि, श्रम, पूंजी और आपका उद्यमशील। तो भूमि के बदले रेंट और श्रम के बदले वेजेस, पूंजी के बदले इंटरेस्ट और सब कुछ मिला के आपका प्रॉफिट। तो जब उत्पादन के साधनों में यानी कि जो बताया उसमें, उससे जो प्राप्त जो आय है, जैसे कि रेंट, वेज, इंटरेस्ट और आपका प्रॉफिट, इन सभी का यूज करेंगे तो उसे हम लोग कहेंगे क्या, तो लागत मूल्य पे जीएनपी।
लागत मूल्य यानी कि फैक्टर कॉस्ट पे जीएनपी किसको कहते हैं कि जब हम लोग जीएनपी का जो काउंटिंग है वो उत्पादन के साधन यानी कि जो फैक्टर कॉस्ट होता है उत्पादन लागत या उत्पादन के साधन जो होता है उससे जो प्राप्त आय होता है इनकम होता है अगर उसका यूज करके करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं लागत मूल्य पर जीएनपी यानी कि जीएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट। ठीक है ना। आगे देखिए एक होता है आपका अभी लागत मूल्य पर बता दिए, अब जानिए मार्केट प्राइस पे यानी कि बाजार मूल्य पर जीएनपी की गणना कैसे होता है। अब देखिए जब लागत मूल्य यानी कि फैक्टर कॉस्ट पे ही फैक्टर कॉस्ट पर जीएनपी जो होता है यानी कि लागत मूल्य पे जो जीएनपी होता है इसमें अगर एनआईटी आपको पिछले क्लास में बताए थे एनआईटी मतलब क्या होता है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो एनआईटी कैसे निकालते हैं हम लोग तो एनआईटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं आप प्रत्यक्ष कर में से सब्सिडी को घटा देते हैं तो आपका एनआईटी निकल जाता है ना। तो वही याद रखिएगा कि जब लागत मूल्य पर जीएनपी में एनआईटी को जोड़ देंगे तो उसके बाद क्या निकलता है वो जीएनपी ऑन मार्केट प्राइस। आपको ये भी जानना होगा कि अगर मार्केट प्राइस से अगर जीएनपी में जाना है मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो एनआईटी को घटाना होगा और जबकि फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस में जाना है तो एनआईटी को जोड़ देना होगा। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। एक चीज़ और देख लीजिए एक हम लोग देखते हैं ये है आपका फर्म ये है आपका कोई हाउस होल्ड यानी कि परिवार। ये फ्लो चार्ट आपको जानना होगा। फर्म हम लोगों को क्या देता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है और हम लोग फर्म को क्या देते हैं हम लोग क्या देते हैं फर्म को पैसा देते हैं ना उपभोग करते हैं उसी वस्तुओं और सेवाओं का तो उसके बदले में उसको पैसा मिलता है। और फिर क्या होता है ना कि जैसे कोई फर्म कोई चीज़ उत्पादित कर रहा है तो उसको उत्पादन करने में आदमी तो लगेगा ना तो आदमी हम ही लोग रहेंगे ना। तो जो फर्म का जो फैक्टर पेमेंट है वो हम लोगों के लिए फैक्टर इनकम हो जाएगा उसका जो पेमेंट है उसका मेरे लिए इनकम हो जाएगा। कहने मतलब इसको सिंपल है आपका खर्चा आपका व्यय किसी के लिए आय होगा। सिंपल सी बात है आप इसको समझिएगा। एक चीज़ और जान लीजिए कि जो फर्म का फैक्टर पेमेंट होता है वही व्यक्ति का है फैक्टर इनकम होता है ये भी बता चुके हैं। आगे जान लीजिए इसको जानने से पहले एक चीज़ और जान लीजिए कि अभी हम बताएं ना कि जो राष्ट्रीय आय होता है जीएनपी मतलब राष्ट्रीय आय जो होता है उसके कई सारे घटक होते हैं। राष्ट्रीय आय क्यों हम लोग जान रहे हैं क्योंकि देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आर्थिक समृद्धि है इसको मापने के लिए हम लोग राष्ट्रीय आय या फिर उसके घटकों का ही प्रयोग करते हैं। और राष्ट्रीय आय के 4 मेन घटक हैं जीडीपी जीएनपी एनएनपी और एनडीपी। अब देखिए इसमें से आपस में इन लोग में क्या संबंध है वो जान लीजिए। बताए थे कि ग्रॉस से अगर नेट में जाना है तो डिप्रिसिएशन को माइनस करना होगा और नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो आपको एनएफआईए को घटाना होगा और एनआईटी बराबर होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। और अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस में जाना है तो एनआईटी को जोड़ना होगा और मार्केट प्राइस से अगर एनआईटी में जाना है तो आपको मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो आपको एनआईटी को घटाना होगा। ये आपको पता होना चाहिए। ये एक चीज़ देखिए अब ये 4 टर्म है और चारों को दो में लिखेंगे तो टोटल 8 होगा ना। मतलब कि जीएनपी ऑन मार्केट प्राइस जीएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट फिर लिखेंगे जीडीपी ऑन मार्केट प्राइस जीडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट फिर लिखेंगे एनएनपी ऑन मार्केट प्राइस एनएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट फिर लिखेंगे एनडीपी ऑन मार्केट प्राइस फिर लिखेंगे एनडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट। अब सभी में संबंध दिखते हैं। अगर जीएनपी से हम लोग को जीएनपी में जाना है यहाँ तो जीएनपी यहाँ पे जीएनपी है लेकिन मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो हम लोगों को एनआईटी को घटाना होगा मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में। वहीं अगर फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस में जाना होता तो एनआईटी को हम लोग जोड़ देते। सिंपल सी बात है। ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ है जीएनपी ऑन मार्केट प्राइस यहाँ है एनएनपी ऑन मार्केट प्राइस। तो जी मतलब है यहाँ पे ग्रॉस और एन मतलब है नेट। तो अगर ग्रॉस से नेट में जाना है तो हम लोग को डिप्रिसिएशन को माइनस करना होगा ना और ये भी मार्केट प्राइस पे है ये भी मार्केट प्राइस पे है तो इसमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ऊपर में रहता फैक्टर कॉस्ट नीचे में रहता मार्केट प्राइस तो अगर फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस में जाना है तो वही आपको फिर एनआईटी को आपको जोड़ना होता। सिंपल सी बात है। अब आगे देख लीजिए जीडीपी ऑन मार्केट प्राइस और जीडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट। अब आगे देख लीजिए जीडीपी से हम लोग को मार्केट प्राइस से जाना है फैक्टर कॉस्ट में तो मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो एनआईटी को घटाना होगा। सिंपल सी बात है। फिर है एनएनपी ऑन मार्केट प्राइस देख लिए और एनएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट है तो अगर मार्केट प्राइस से फिर फैक्टर कॉस्ट में जाना है एनएनपी में ही तो माइनस एनआईटी कर देंगे। फिर यहाँ लिखा हुआ एनडीपी यहाँ लिखा हुआ एनएनपी ऑन मार्केट प्राइस नीचे में लिखा हुआ एनडीपी ऑन मार्केट प्राइस
मार्केट प्राइस दोनों में तो सेम है, केवल एनएनपी जाना है एनडीपी में, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट से जाना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, तो नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो एनएफआईए को घटाना होगा, यही सिंपल सी बात है। वही चीज़ यहाँ किया हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे एनडीपी से आपका एनडीपी जाना है, लेकिन यहाँ पे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो सिंपल है एनआईटी को घटाएंगे। यहाँ है जीडीपी और फैक्टर कॉस्ट, यहाँ पे ये एनडीपी और फैक्टर कॉस्ट तो सेम ही है, बस जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से आना है हमको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, तो ग्रॉस से अगर नेट में जाना है तो डिप्रिसिएशन को मैनेज करना होगा ना, फिर से ग्रॉस से नेट में जाना है, ग्रॉस से नेट में जाना है, डिप्रिसिएशन घटाना होगा, और नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो हम लोगों को क्या करना होगा, एनआईटी को घटाना होगा। ये सिंपल सा आपको ये सीक्वेंस, ये जो फ्लो चार्ट है आपको ये याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, और एनडीपी मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आगे देखिए, जब जीएनपी का आकलन आय विधि के द्वारा होता है तो इसी को ही हम लोग जीएनआई यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम कहते हैं। सिंपल है, जब जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का जो आकलन है, इसका जो कैलकुलेशन है वो हम लोग आय विधि यानी कि इनकम मेथड के द्वारा करते हैं, तो इसी को हम लोग जीएनआई यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम कहते हैं, मतलब सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप याद रखिएगा। अब देख लीजिए, हम लोग को एक कॉन्सेप्ट याद रखना होगा, जो कॉन्सेप्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे ही, बट इसमें थोड़ा सा उसका बेसिक जान लीजिए कि जो राष्ट्रीय आय है ना, इसको मापने के लिए 3 तरीका है। एक तो आपका है आय विधि, एक है आपका व्यय विधि, और एक है आपका उत्पादन विधि। आय विधि में क्या होता है कि एक परिवार या फिर एक व्यक्ति को कितना आय हुआ है, कितना इनकम प्राप्त हुआ है, उसी को हम लोग बोलेंगे आय विधि। व्यय विधि किसको कहते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज के उपभोग में किया जाने वाला जो टोटल व्यय है, यानी कि गुड्स वस्तु और सेवाओं के उपभोग में, कंज्यूम में किया जाने वाला जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल व्यय है, यही आपका व्यय मेथड है। फिर आपका है उत्पादन विधि, मतलब कि कोई फर्म है वो गुड्स एंड सर्विसेज का कितना उत्पादन किया, तो वो हो जाएगा आपका उत्पादन विधि। तो आप तीनों मेथड से आप राष्ट्रीय आय को निकाल सकते हैं, तीनों मेथड से। आगे देखिए, तो ये था आपका जीएनपी का कहानी। जीएनपी क्या होता है वो जान लीजिए। जीएनपी का संबंध उत्पादन क्या हो रहा है इससे नहीं होता, बल्कि उत्पादन कौन कर रहा है इससे होता है। और इसमें 4W वाला भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। इसमें निवासी ही केवल आते हैं जीएनपी में, अनिवासी नहीं आते हैं, वो याद रखिएगा। और एक फाइनेंशियल ईयर के बीच में ही आते हैं, के भीतर ही रहती है ये सब, वो भी याद रख लीजिएगा। जीएनपी का काउंटिंग 2 प्राइस पे होता है, एक होता है लागत मूल्य पर जीएनपी, एक होता है मार्केट प्राइस पे जीएनपी। और कैसे कैसे होता है इसको भी आप याद रख लीजिएगा, और ये वाला फ्लो चार्ट भी आप याद रखिएगा। तो चलिए, आई होप यहाँ तक आपको जीएनपी समझ में आ गया होगा। अब जीएनपी के बाद हम लोग चलते हैं एनएनपी के बारे में समझते हैं। एनएनपी क्या होता है वो देख लीजिए। इसके एक फ्लो चार्ट ये भी देख लीजिए कि जीएनपी ऑन मार्केट प्राइस, जीएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट, फिर है एनएनपी ऑन मार्केट प्राइस, फिर है आपका एनएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट। अगर जीएनपी है, अगर हमको मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो एनआईटी को घटाना ही होगा, सिंपल सी बात है। और अगर हमको एनएनपी ऑन मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, यहाँ भी जाना है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में, तो एनआईटी को घटाना होगा, सिंपल सी बात है। अब अगर जीएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट से अगर हमको एनएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट में जाना है, फैक्टर कॉस्ट तो सेम ही है, खाली जीएनपी यानी ग्रॉस से हमको जाना है नेट में, तो डिप्रिसिएशन करना होगा, केवल डिप्रिसिएशन को घटाना होगा, यानी कि ह्रास को घटाना होगा। अगर देखिए जीएनपी ऑन मार्केट प्राइस को अगर हमको चेंज करना है एनएनपी ऑन मार्केट प्राइस, तो पहले जीएनपी से एनएनपी में जाना होगा, यानी कि ग्रॉस से नेट में जाना है। तो पहले तो माइनस करेंगे डिप्रिसिएशन को, क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। और मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट में जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो माइनस एनआईटी कर देंगे। तो माइनस एनआईटी प्लस फिर माइनस एनआई मूल्य ह्रास, तो ऐसे ऐसे करके ये हो गया। यहाँ 2 चीज़ होगा। अब देखिए, पहले हम लोग ना फैक्टर कॉस्ट का यूज़ करते थे, बाद में इसका यूज़ नहीं करते। देखो, एनएनपी ऑन मार्केट प्राइस, यही पहले राष्ट्रीय आय कहलाता था। एनएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट 2014 से पहले, कहने मतलब है नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट, इसको हम लोग बोलते थे राष्ट्रीय आय। क्या कहते थे, राष्ट्रीय आय कहते थे। कब, 2014 से पहले। लेकिन 2014 के बाद क्या हो गया, केवल फैक्टर कॉस्ट की जगह में हम लोग मार्केट प्राइस का यूज करने लग गए हैं। तो एनएनपी ऑन मार्केट प्राइस यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय आय ऑन मार्केट प्राइस, इसको ही हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम 2014 के बाद से। और 2014 के बाद इसी पे ही हम लोग पीसीआई यानी कि पर कैपिटा इनकम को भी हम लोग निकालते हैं, इसी पे ही, ठीक है ना।
आगे देख लीजिए, एक चीज़ और है कॉन्सेप्ट, वो देख लीजिए। जब जीएनपी ऑन मार्केट प्राइस से एनआईटी एवं ह्रास को घटाया जाता है तो उससे प्राप्त आय या फिर उत्पादन को एनएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। एनएनपी हम लोग तो पढ़ लिए ना अभी कि जैसे जीएनपी किसे कहते हैं हम लोग जान लिए, एनएनपी किसको कहेंगे वो जान लीजिए कि जब हम लोग जीएनपी ऑन मार्केट प्राइस इसमें से अगर एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे और मूल्य और जो डिप्रिसिएशन है इसको भी घटा देंगे तो उसके बाद जो हम लोग को प्राप्त होगा वो हम लोग को होगा एनएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट। कहने मतलब ये वाला आप याद रखिएगा फॉर्मेट है, जीएनपी ऑन मार्केट प्राइस इसमें से घटाएंगे क्या, एनआईटी को घटा देंगे और फिर ये डिप्रिसिएशन को भी घटा देंगे तो एनएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा, फैक्टर कॉस्ट निकलता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लागत मूल्य पर एनएनपी, इसी को कहा जाता है ना, लागत मूल्य पर एनएनपी इसी को कहते हैं। क्या बोले हम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे है, इसको लाना है एनएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट, इसको चेंज करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो एनआईटी को घटाना पड़ेगा फिर आपको डिप्रिसिएशन को भी घटाना होगा तभी आएगा ये, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। आगे देख लीजिए, अब राष्ट्रीय आय जो होता है वो एनएनपी ऑन मार्केट प्राइस इस पे ही काउंट करते हैं, एनएनपी ऑन मार्केट प्राइस इस पे हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। एनएनपी के लिए आप सिंपल याद रखिए, एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये याद रखिएगा। तो जीएनपी ऑन मार्केट प्राइस इसको हम लोग एनआईटी को घटाएंगे और साथ ही साथ डिप्रिसिएशन को भी घटा देंगे तो एनएनपी ऑन फैक्टर कॉस्ट निकलेगा, यानी कि लागत मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय आय, ठीक है ना। आगे देख लीजिए, जीडीपी के बारे में बात करते हैं। अब जीएनपी समझ में आ गया, एनएनपी समझ में आ गया, अब जीडीपी के बारे में बात कीजिए। जीडीपी क्या होता है, किसी एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के भीतर निवासी और जो अनिवासी यानी कि गैर निवासी के द्वारा उत्पादित फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को उसका जो टोटल मौद्रिक प्राइस होगा या मूल्य होगा उसी को जीडीपी कहते हैं। कहने मतलब है एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के भीतर निवासी तथा गैर निवासी के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को ही जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अब देखिए, जीडीपी का गणना ना दो कीमत पे होता है, एक होता है साधन लागत पे जीएनपी और एक होता है आपका साधन लागत पे जीएनपी होता है, सॉरी जीडीपी होता है, साधन लागत पे जीडीपी होता है और एक होता है आपका बाजार लागत पे जीडीपी, यानी कि फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी निकाला जाता है और मार्केट प्राइस पे भी जीडीपी निकाला जाता है। बेसिक प्राइस पे जीडीपी नहीं निकाला जाता है, बेसिक प्राइस पे जीवीए निकाला जाता है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन या एडिट को निकाला जाता है। अब देख लीजिए, साधन लागत पर जीडीपी किसको कहते हैं कि जब जीडीपी का जो गणना है उत्पादन के साधनों पर होता है, जब जीडीपी का गणना उत्पादन के साधनों पर होता है या उत्पादन के साधनों के द्वारा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साधन लागत पर जीडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए, मार्केट प्राइस पे जीडीपी किसे कहते हैं, जब साधन लागत पर जीडीपी में एनआईटी को जोड़ दिया जाता है। जब साधन लागत पर यानी कि जीडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट इसमें अगर एनआईटी को जोड़ देंगे तो जीडीपी ऑन मार्केट प्राइस निकलेगा, तो उसी को बाजार मूल्य पर जीडीपी कहते हैं, बाजार लागत पर या बाजार मूल्य पर जीडीपी कहते हैं, सिंपल है। आगे देखिए, अगेन जीडीपी को फिर दो प्राइस पे काउंट किया जाता है, एक है आपका कांस्टेंट जो आपका मार्केट प्राइस है उस पर जीडीपी और एक है आपका करंट मार्केट प्राइस पे जीडीपी। तो कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे जीडीपी निकाला जाता है और एक आपका करंट मार्केट प्राइस पे भी जीडीपी निकाला जाता है, ठीक है ना। उसको भी आप देख लीजिए। सबसे पहला है कि जो कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे जीडीपी कैसे निकाला जाता है कि जब जीडीपी का निर्धारण में कांस्टेंट मार्केट प्राइस का यूज किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रियल जीडीपी। क्या कहते हैं, रियल जीडीपी, यानी कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। कब कहते हैं कि जब जीडीपी का निर्धारण में कांस्टेंट मार्केट प्राइस का यूज होता है। वहीं अगर जीडीपी के निर्धारण में करंट मार्केट प्राइस का यूज हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, यानी कि सांकेतिक जीडीपी। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो रियल जीडीपी होता है, वास्तविक जीडीपी होता है, इसमें मुद्रास्फीति की दर यानी कि इन्फ्लेशन रेट को शामिल नहीं किया जाता है।
क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये तो कांस्टेंट पे निकाल रहे हैं ना भाई, तो कांस्टेंट में इन्फ्लेशन रेट ऐसे भी शामिल नहीं होता है, और करंट में इन्फ्लेशन रेट तो शामिल होता है। तो चालू बाजार मूल्य पर जीडीपी, कि जब जीडीपी का निर्धारण करंट मार्केट प्राइस का यूज करके किया जाता है तो उसको हम लोग नॉमिनल जीडीपी यानी कि सांकेतिक जीडीपी कहते हैं, और इसमें मुद्रास्फीति की दर शामिल होती है। ये तो सिंपल सी बात है। आगे देख लीजिए, जीडीपी की गणना में उपभोक्ता जो होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज, उपभोक्ता वस्तु एवं सेवाओं का और पूंजीगत वस्तु एवं सेवाओं को ऐड किया जाता है जीडीपी की गणना में। जीडीपी का जब काउंटिंग होता है ना, तो देखो दो तरह का वस्तु और सेवा होता है, एक होता है उपभोक्ता वस्तु एवं सेवा, एक होता है पूंजीगत वस्तु एवं सेवा। अगर हम कार खरीदें और वो केवल हम अपने यूज के लिए ले रहे हैं तो वो हो गया आपका उपभोक्ता या उपभोग वस्तु एवं सेवा, ठीक है ना। हम मोबाइल खरीदे, हम खुद के लिए यूज कर रहे हैं तो हो गया उपभोक्ता गुड्स एंड सर्विसेज, उपभोक्ता वस्तु एवं सेवा। लेकिन हम गाड़ी खरीदे, भाड़े पर लगा दिए तो हो गया पूंजीगत वस्तु एवं सेवा। तो जीडीपी गणना में उपभोक्ता वस्तु एवं सेवा को भी शामिल किया जाता है और पूंजीगत वस्तु एवं सेवाओं को भी शामिल किया जाता है, ये याद रखिएगा। आगे देख लीजिए, आगे एक चीज़ और देख लीजिए कि जीडीपी में सभी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड किया जाता है जिसका उपभोक्ताओं को अंतिम संतुष्टि प्राप्त होती है, जिसका उपभोग करने से जो उपभोक्ता होता है, कंज्यूमर होता है, उसको अंतिम संतुष्टि मिलता है। उन सभी चीज़ को जीडीपी में शामिल किया जाता है। जैसे हम लोग खाना खाए तो वो भी जीडीपी में शामिल हुआ, हम लोग कपड़ा खरीदे क्लोथ, वो भी जीडीपी में शामिल हुआ। घरेलू सामान के लिए हम कढ़ाई लिए, तेल लिए, चम्मच लिए, कुछ भी लिए, सब कुछ जीडीपी में शामिल होगा। आगे देख लीजिए, ये सब उपभोक्ता वस्तु इसको कहते हैं। पूंजीगत वस्तु किसे कहते हैं? कि जब हम लोग कोई भी गुड्स है उसका यूज हम लोग अन्य गुड्स एंड सर्विसेज के उत्पादन में कर रहे हैं। जैसे हम गाड़ी खरीदे, भाड़े पे लगा दिए उसको हम, तो कोई व्यक्ति वहाँ से जा रहा है, अपना स्कूल कॉलेज जा रहा है तो वहाँ सेवा ले रहा है वो, जिससे अन्य वस्तुओं का या सेवा का उत्पादन हो रहा है ना, तो उसको हम लोग पूंजीगत गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं। और इसको भी जीएनपी में, इसको भी जीडीपी में काउंट किया जाता है, और आपका पूंजीगत जो उपभोक्ता गुड्स एंड सर्विसेज है उसको भी आपको जीडीपी में काउंट किया जाता है। आप देख लीजिए पूंजीगत गुड्स एंड सर्विसेज का एग्जांपल, जैसे कि मशीन हो गया, घर बनाए रेंट पे लगा दिए, गाड़ी खरीदे भाड़े पे लगा दिए, सब तो उसी में हो गया। एक चीज़ और देखिएगा इसमें, वो क्या है आपका, वो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि गुड्स जो वस्तुएं होती है, वस्तुएं भी कई तरह की होती है। एक होती है अंतिम वस्तुएं यानी कि फाइनल गुड्स, और एक होती है मध्यवर्ती वस्तुएं यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल नहीं किया जाता है किस में, जीडीपी में। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इससे डबल काउंटिंग की समस्या हो जाएगी। केवल फाइनल गुड्स को ही शामिल किया जाता है। फाइनल गुड्स भी दो तरह का होता है, एक होता है उपभोक्ता गुड्स, एक होता है पूंजीगत गुड्स। उपभोक्ता वस्तु भी बताए हैं, घरेलू सामान, संतुष्टि जिससे मिले उपभोक्ता को, वो सारा फूड क्लोथ सब उपभोक्ता वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुओं में क्या बोले, जिसका जो यूज हो रहा है अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में, वैसे गुड्स, वैसे वस्तुएं। अब उपभोक्ता वस्तुओं को भी फिर दो भागों में बांटा गया, एक है टिकाऊ वस्तुएं यानी ब्रांडेड गुड्स, और एक आपका सामान्य वस्तुएं यानी कि नॉर्मल गुड्स, इसमें भी बांटा गया है। तो ये तो आपको जानना ही होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये समझ लीजिएगा। तो जीएनपी हम लोग समझ लिए हैं, एनएनपी हम लोग समझ लिए हैं, और आपका जीडीपी भी समझ लिए हैं। अब एक चीज़ समझना होगा कि जीडीपी और जीएनपी में क्या संबंध है। तो जीडीपी और जीएनपी में संबंध देखिए, सबसे पहला बात, इसमें कुछ कुछ हम लोग समानताएं भी देखेंगे और इसमें कुछ कुछ हम लोग विभिन्नताएं भी देखेंगे। समानताएं क्या क्या है वो देखो, समानताएं ये है कि जीडीपी और जीएनपी दोनों जो है वो आर्थिक समृद्धि मापने में प्रयोग किया जाता है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ को ही मापने में ये दोनों यूज होता है। आगे देखो, दोनों के माध्यम से इकोनॉमी की प्रकृति को ज्ञात किया जाता है कि कैसा नेचर है किसी भी अर्थव्यवस्था का, उसका नेचर, उसका ट्रेंड्स, ये सब पता लगाया जाता है। किसके माध्यम से? दोनों के माध्यम से, जीडीपी और जीएनपी के। क्या कहने का मतलब है इसका, ये आप समझिए। अगर जीडीपी और जीएनपी दोनों बराबर हैं तो कहने का मतलब है ये पूरी तरह से बंद अर्थव्यवस्था है, क्लोज इकोनॉमी है। कहने का मतलब है कोई ट्रेड नहीं हो रहा है यहाँ पे बाहर से, और जब बाहर से अगर ट्रेड होगा ही नहीं तो आपका NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये तो आपका जीरो रहेगा। सिंपल सी बात है। अब देखिए, अगर जीडीपी से अगर जीएनपी ज़्यादा हो जाएगा तो कहने का मतलब है कि आप फिर डेवलप कंट्री हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि आपका जो NFIA है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आपके देश में पैसा आ रहा है 5,000
और आपके देश से पैसा जा रहा है 1,000, तो 4,000 तो आपको फ़ायदा हो रहा है ना। तो आप तो फिर आपका जीएनपी हाई होगा, और जब आपका जीएनपी हाई होगा तो आप तो डेवलप कंट्री कहलाएंगे। और जो डेवलप कंट्री होता है वहाँ पे आर्थिक समृद्धि जीडीपी में नहीं मापा जाता है, वहाँ पे जीएनपी मापा जाता है। जैसे भारत में जीडीपी में काउंटिंग करते हैं हम लोग, लेकिन अमेरिका वगैरह में, फ्रांस वगैरह, ब्रिटेन वगैरह में जीएनपी पे काउंट करते हैं। आगे देख लीजिए, अगर जीडीपी ज़्यादा है और जीएनपी ही कम है तो फिर आप डेवलपिंग कंट्री हो गए या फिर अंडर डेवलप कंट्री हो जाएंगे। आगे एक चीज़ समझिए, दोनों में समानताएं और क्या 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 है वो समझिए। एक तो बताया कि दोनों को आर्थिक समृद्धि को मापने में किया जाता है। फिर ये भी बताया कि दोनों के माध्यम से इकोनॉमी की जो प्रकृति है और जो ट्रेंड्स है वो पता चलता है। इसमें 3 केस बनता है, जीडीपी या तो बराबर होगा जीएनपी के, जीडीपी या तो जीएनपी से छोटा होगा, या जीडीपी या तो जीएनपी से बड़ा होगा। 3 केस बनता है, सिंपल। आगे देखिए, साथ ही साथ एल्सो जो है, साथ ही साथ दोनों जो है जीडीपी और जीएनपी, इसका यूज हम लोग सामाजिक आर्थिक विकास में भी करते हैं, विकास के मापन में भी किया जाता है। जीडीपी और जीएनपी का यूज जो है वो सामाजिक आर्थिक विकास के मापन में भी किया जाता है, जैसे कि एजुकेशन के लेवल में वृद्धि कितना हुआ सो, लाइफ इफिशियंसी जीवन प्रत्याशा में कितना वृद्धि हुआ सो, जीवन की गुणवत्ता यानी कि लाइफ स्टैंडर्ड जो लाइफ स्टाइल है वो उसमें कितना सुधार हुआ सो, सब में तो मापते हैं हम लोग। तो ये सामाजिक आर्थिक विकास को भी मापता है ना, तो दोनों में समानताएं हैं। एक चीज़ और समझिए कि अगर जीडीपी मतलब क्या हम लोग समझ रहे हैं कि अगर हम लोग ग्रॉस होता है और एक होता है नेशनल, तो अगर हम लोग डोमेस्टिक को देखते हैं यानी कि जीडीपी, तो जीडीपी में हम लोग क्या देखते हैं, जीएनपी में अगर हम लोग एनएफआईए को हटा दें तो जीडीपी निकल जाएगा। कहने का मतलब है अगर ग्रॉस से अगर नेशनल में जाना है, ग्रॉस से सॉरी नेशनल से अगर डोमेस्टिक में जाना है तो एनएफआईए को घटाना होगा। ये चीज़ समझिए, इंडिया में जो एनएफआईए है वो हमेशा नेगेटिव रहता है, और अमेरिका में जो एनएफआईए है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। कहने मतलब अमेरिका से बाहर पैसा कम जा रहा है, लेकिन बाहर से पैसा अमेरिका में बहुत आ रहा है, इस कारण से वो डेवलप कंट्री है। आगे देख लीजिए, ये तो समानताएं बताए, अब विभिन्नताएं देख लीजिए, दोनों में क्या क्या विभिन्नता है, दोनों में क्या क्या अंतर है वो देखो। पहले हम लोग देखेंगे जीएनपी में। जीएनपी में केवल निवासियों को काउंट किया जाता है, जबकि जीडीपी में निवासी और गैर निवासी सबको काउंट किया जाता है। सही बात है ना, ये निवासी और गैर निवासी के द्वारा जो उत्पादित जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है सबको ऐड किया जाता है, लेकिन जीएनपी में तो ऐड नहीं किया जाता है। आगे देखिए विभिन्नताएं और देखिए, जीडीपी में एनएफआईए को ऐड नहीं करते हैं, जबकि जीएनपी में ऐड करते हैं। जीडीपी मतलब केवल डोमेस्टिक देखते हैं ना, घरेलू देखते हैं, घरेलू में हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड कहाँ से जोड़ेंगे, नहीं जोड़ते हैं ना, जीएनपी में तो जोड़ते हैं। ये एक और अंतर हो गया, 2 अंतर विभिन्नता में। और भी देखिए, जीएनपी को आर्थिक संकल्पना माना जाता है, जबकि जीडीपी को भौगोलिक संकल्पना माना जाता है। जीएनपी मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को मापता है, लेकिन जो जीडीपी है वो आपका ये ज्योग्राफिकल ग्रोथ पूरा सबको मापता है, वो आर्थिक संकल्पना है, और ये आपका भौगोलिक संकल्पना है। आगे देख लीजिए, जीएनपी का संबंध होता है कि किसके द्वारा उत्पादित किया जा रहा है। जीएनपी में केवल निवासी ऐड होगा, जबकि जीडीपी का संबंध क्या और कितना उत्पादन हो रहा है, मतलब वो कौन उत्पादन कर रहा है उसको मतलब नहीं है, या तो यहाँ के निवासी करे या तो गैर निवासी करे, बस उसको मतलब है तो क्या उत्पादन हो रहा है, कितना उत्पादन हो रहा है, इतना अंतर है। आगे देख लो, जीएनपी में जीडीपी घटाए तो एनएफआई प्राप्त होगा ना भाई। जीडीपी में अगर नेशनल में अगर नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो एनएफआईए को घटाना होगा, ये शुरू वाला कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला नंबर। बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो जीडीपी में जीएनपी को घटाकर एनएफआईए निकाला जाता है। कैसे, क्यों निकाला जाता है, क्योंकि हमेशा जीडीपी तो इंडिया में ज़्यादा ही रहता है जीएनपी से। अब ज़्यादा में कम को घटाइएगा ना, कि कम में ज़्यादा को नहीं घटाइएगा ना। आपके पास 5 रुपये रहेगा तभी ना आप दूसरों को दे पाइएगा। अब आपके पास 2 ही रुपया है, आप दूसरों का फिर 5 रुपये कैसे दीजिएगा, नहीं दे पाइएगा ना, सिंपल सी बात है। तो वैसे तो अभी हम एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर आपको राष्ट्रीय से घरेलू में जाना है तो आपको एनएफआईए को घटाना होगा, लेकिन हमारे भारत में जीडीपी ज़्यादा होता है, जीएनपी कम होता है। तो एनएफआईए को निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जीडीपी से माइनस करते हैं जीएनपी को, तो जो बचता है उसको हम लोग एनएफआईए बोल देते हैं। समझ में आ गया ना। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इंडिया में जो एनएफआईए है वो हमेशा नेगेटिव में होता है, तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट जीडीपी में ही आर्थिक समृद्धि को मापता है। अब समझ में आ रहा है कि हम लोग जीडीपी में क्यों मापते हैं आर्थिक समृद्धि को, जीएनपी में नहीं मापते हैं, इसके पीछे का कारण ये है। समझ में आया।
एक चीज़ और देख लीजिए, इंडिया के संदर्भ में हमेशा जीएनपी कम रहेगा, जीडीपी ज़्यादा रहेगा। देन नेगेटिव रहेगा हमेशा एनएफआईए एलवेज। आगे देखो, ऐसे अर्थव्यवस्था को आयात आधारित आयात आधारित अर्थव्यवस्था कहते हैं। हाँ, यानी कि आयात डिपेंडेंट इकोनॉमी कहते हैं। और जिस कंट्री का एनएफआईए हमेशा पॉजिटिव रहता है उसको निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो एक अलग डिफिनेशन ये भी हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो भारत को बोलेंगे, भारत कैसा है, भारत एक आयात आधारित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ का जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय है वो हमेशा नकारात्मक रहता है, एनएफआईए हमेशा नेगेटिव रहता है, ठीक है ना। आगे देखो, मार्केट प्राइस पे जीडीपी को फिर दो भागों में बांटा जाता है। मार्केट प्राइस पे जीडीपी को फिर दो भागों में बांटा जाता है। कैसे, देखो, एक है आपका नियत यानी कि कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे जीडीपी, और एक है आपका करंट मार्केट प्राइस पे जीडीपी, ठीक है ना। क्या है, कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे जीडीपी और एक है आपका करंट मार्केट प्राइस पे जीडीपी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, देखो, जब मार्केट प्राइस पर जीडीपी का निर्धारण बेस ईयर यानी कि आधार वर्ष के मार्केट प्राइस पर किया जाता है तो इसको रियल जीडीपी कहते हैं। अभी बताया था ना रियल जीडीपी वाला भी कॉन्सेप्ट, उसमें भी कि जब जीडीपी का निर्धारण कांस्टेंट मार्केट प्राइस का यूज़ करके किया जाता है, कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे अगर यूज किए और निकाले जीडीपी तो उसको बोलेंगे रियल, और करेंट अगर मार्केट प्राइस का यूज करके जीडीपी निकाले तो उसको बोलेंगे नॉमिनल। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, नियत मार्केट प्राइस पे जीडीपी है और यहाँ पे है करेंट मार्केट प्राइस पे जीडीपी। यहाँ एक ही चीज़ याद रखिएगा कि अगर मार्केट प्राइस पे जीडीपी का जो निर्धारण किया जा रहा है उसमें आधार वर्ष के मार्केट प्राइस को अगर लिया जा रहा है तो उसको भी कहेंगे हम लोग रियल जीडीपी। और अगर जीडीपी का निर्धारण करने के लिए हम लोग जो मार्केट प्राइस पे करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। वो ये वाला कॉन्सेप्ट पीछे भी पढ़े थे हम लोग, है ना, नॉमिनल जीडीपी और आपका रियल जीडीपी। एक चीज़ और याद रखिएगा कि नॉमिनल जीडीपी और जो रियल जीडीपी होता है इसी के प्रतिशत को यानी कि इसी के परसेंटेज को हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। तो अगर कोई पूछेगा कि भैया जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है तो आप बताइएगा कि जो आपका रियल जीडीपी होता है और जो आपका नॉमिनल जीडीपी होता है इसी का जो आपका परसेंटेज होता है इसी को हम लोग बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। अब आगे देख लो, जीडीपी डिफ्लेटर क्या है इसको समझो। जीडीपी डिफ्लेटर यानी कि इसका उपयोग इन्फ्लेशन के मापन में होता है। इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति को मापने में हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर का यूज़ करते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर का यूज़ कब करते हैं, मुद्रास्फीति को मापने में करते हैं। अब याद रखिए कि मुद्रास्फीति को भारत में 3 तरह से मापा जाता है। एक है आपका सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक है आपका डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक है आपका जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है कि नॉमिनल जीडीपी और आपका रियल जीडीपी के परसेंटेज को जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। इसको ट्रिक देखो, ट्रिक नहीं फॉर्मूला, जीडीपी डिफ्लेटर यानी कि अपस्फीति इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी फिर बटे में रियल जीडीपी और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये समझ में आ गया। तो मार्केट प्राइस पे जीडीपी को दो भागों में बांटा जाता है, एक कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे जीडीपी और एक आपका है करंट मार्केट प्राइस पे जीडीपी, ठीक है ना। करंट मार्केट प्राइस पे जीडीपी जिसको हम लोग रियल जीडीपी कहते हैं और एक को बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। ये सेम वाला ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी था, खाली हल्का सा चेंज है और जीडीपी डिफ्लेटर यहाँ पे केवल ऐड हुआ है बस। इसके बाद हम लोग देखेंगे एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सर तो इसको नहीं पढ़ाए हैं बट हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वाले अगले वाली वीडियो में इसको कवर अप कर देंगे। अब हम लोग का ये चीज़ भी समझ में आ गया है कि राष्ट्रीय आय क्या होते हैं और राष्ट्रीय आय के घटक 4 है, चारों हम लोग देख लिए हैं। 3 तो देखे हैं बेसिकली हम लोग, जीएनपी समझे हैं, एनएनपी समझे और जीडीपी समझे हैं। एनडीपी हम लोग नहीं समझे, एनडीपी हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये स्टार्ट कर देंगे राष्ट्रीय आय के जो मापन होता है। तो राष्ट्रीय आय का मापन 3 तरह से किया जाता है, आय विधि, व्यय विधि और आपका उत्पादन विधि। तो तीनों को हम लोग डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे और तीनों को पढ़ने के बाद हम लोग लगभग नेशनल इनकम के ऊपर अच्छा खासा कमांड हम लोग का बढ़ जाएगा। तो मार्केट प्राइस पे जीडीपी क्या होता है, करंट प्राइस पे जीडीपी क्या होता है, ये सबको आप चर्चा करते रहिएगा और आप याद करते रहिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।